देखिए, तो हम इससे पहले हम लोग गति के बारे में पढ़ चुके थे, गति क्या होती है, ठीक है। और विराम भी पढ़ लिए थे, विराम क्या होता है। अब हमारा बचा क्या था, गति का प्रकार बचा था, ठीक है। तो देखते हैं गति का प्रकार किसे कहते हैं, ठीक। तो गति का प्रकार में पहला है रेखीय गति, फिर है वृत्तीय गति, फिर है दोलनी गति और फिर है घूर्णन गति, ठीक है। तो रेखीय गति किसको कहते हैं, तो रेखीय गति उसको कहते हैं जब कोई वस्तु या फिर व्यक्ति हो, एक सीधा रेखा पे चल रहा हो। सीधा रेखा मतलब सड़क पे चल रहे हैं और सीधा सड़क है। रेलगाड़ी पे जो चलते हैं उसका पटरी एकदम सीधा होता है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की गति जो होती है पटरी के सापेक्ष, वो क्या होता है, रेखीय गति होती है। सीधी सड़क पे बस की गति बोल दे, सीधी सड़क पे साइकिल की गति बोल दे, ये सब हमारा क्या हो जाता है, रेखीय गति करते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि किसी सीधी पथ पे वस्तु की गति रेखीय गति कहलाती है, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पे गति करता है, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पे गति करता है तो उसको हम रेखीय गति कहते हैं। उसके बाद कौन सा गति है, वृत्तीय गति है। वृत्तीय गति किसको कहते हैं, जब किसी वृत्त के मतलब वृत्ताकार पथ है, गोलाकार पथ है, उसके चारों बगल हम घूम रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जब कोई धावक फील्ड के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, जब कोई धावक फील्ड के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है तो वो उसका वृत्तीय गति हो जाता है, ठीक है। वो वृत्ताकार पथ पे चारों तरफ घूम रहा होता है तो उसका कौन सा मोशन हो जाता है, सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूम रहा हो, व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर, क्या कहते हैं, व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड, उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब दोलनी गति, हार्मोनिक मोशन क्या होता है, तो जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे एक निश्चित अंतराल पे आगे पीछे करता है उसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक मोशन कहते हैं। हार्मोनिक मोशन को दोलनी गति भी कहते हैं और आवर्त गति भी कहते हैं, ठीक है। तो दोलनी गति या आवर्त गति, जो घड़ी के अंदर जो वॉल क्लॉक होता है उसका जो घंटा आगे पीछे घूमता है वो दोलनी गति के अंदर आता है, ठीक है। तो दोलनी गति क्या हो जाता है, हार्मोनिक मोशन। जब कोई वस्तु किसी निश्चित एक फिक्स समय अंतराल के बाद एक पॉइंट के आगे या पीछे आता जाता है उसको हम क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं, ठीक है। लोलक की गति, तो लोलक की गति जो होता है वो दोलनी गति होता है। तो लोलक का यदि पूछेगा, लोलक का आवर्त काल क्या होता है, आवर्त काल का मतलब होता है जो किसी भी एक पॉइंट के आगे पीछे आने में जो समय लगाता है, ठीक है। जैसे कि यहीं पे देख लीजिए, जैसे ये एक लोलक है, ये एक बार इधर जाता है फिर वापस इधर आता है, फिर वापस यहां से आता है फिर वापस जाता है। इसका एक फिक्स पॉइंट जो है वो ये है, ठीक। वो इसी पॉइंट के आगे पीछे, ठीक है। एक निश्चित बिंदु जो है, ये एक निश्चित बिंदु है, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। तो ए जो है वो एक निश्चित बिंदु है और ए बिंदु के वो आगे पीछे लोलक गति करते रहती है, ठीक है। तो एक निश्चित बिंदु के जब आगे पीछे कोई चीज गति करता है तो उस गति को हम कहते हैं हार्मोनिक मोशन या फिर आवर्त गति, ठीक है। और लोलक का जो आवर्त काल होता है वो 2 सेकंड का होता है। 1 सेकंड में वो इधर जाता है और 1 सेकंड में वो वापस आता है। तो आने और जाने दोनों मिला करके जो गति होता है वो 2 सेकंड होता है। तो ये जो है आईटीआई, पॉलिटेक्निक दोनों का क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन में से आता है, जो लोलक का आवर्त काल क्या होता है। तो लोलक का जो आवर्त काल होता है वो होता है 2 सेकंड का, ठीक है। उसके बाद आता है घूर्णन गति। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर केंद्र के सापेक्ष या फिर केंद्र से जुड़ करके घूम रहा होता है, केंद्र के सापेक्ष घूम रहा हो या फिर केंद्र से जुड़ करके घूम रहा हो, उसको हम घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। तो एक घूर्णन गति में क्या होता है, जब कोई जैसे कि एक रस्सी से, पत्थर को हम रस्सी से बांध देते हैं, ठीक है, और फिर उसको ऐसे घुमाते हैं, किसी पत्थर को हम रस्सी से बांध के घुमा रहे हैं तो वो कौन सा गति हो जाएगा, घूर्णन गति हो जाएगा, ठीक है। तो घूर्णन गति क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर केंद्र के सापेक्ष या केंद्र से जुड़ करके घूम रहा होता है उसको हम कहते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति में क्या होता है, जैसे कि पत्थर में रस्सी बांध के उसको हम घुमा रहे हैं या लोटा में पानी भर दी और उसको हम रस्सी से बांध के घुमा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, वो
केंद्र से जो वहां पे हम उसको पकड़े हुए हैं, तो वो उसका केंद्र हो गया। और जो रस्सी का लंबाई हो गया वो उसका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और जब वो घूम रहा होता है तो उसका वो एक सर्कुलर पाथ को बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। तो घूर्णन गति, दोलनी गति, वृत्तीय गति और रेखीय गति समझ में आ गया। रेखीय गति क्या होता है, किसी सीधी सड़क पे जो गति होती है। वृत्तीय गति क्या होता है, जो सिर्फ गोल गोल चक्कर लगा रहा होता है, किसी भी केंद्र से उसका कोई अटैचमेंट नहीं होता है। दोलनी गति क्या होता है, किसी भी एक फिक्स पॉइंट के आगे या पीछे में जो गति होती है उसको हम क्या कहते हैं, दोलनी गति। घूर्णन गति क्या होता है, कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पे केंद्र से जुट करके घूम रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वृत्तीय गति। अब इसी में क्वेश्चन यदि हम देखेंगे तो कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो पूछेगा पंखा में जो गति होती है, तो पंखा में कौन सा गति होती है, पंखे के ब्लेड के अंदर। तो पंखा का जो ब्लेड है वो किससे, बीच से जुड़ा होता है, ठीक, ये ब्लेड हो गया। तो पंखा का ब्लेड जो है वो बीच में यहाँ से कॉइल वाले हिस्से से ऐड होता है, तो वो कौन सी गति, पंखे के ब्लेड की गति जो होती है वो कौन सी गति हो जाएगी, तो वो घूर्णन गति के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब कहेगा साइकिल सवार का गति, साइकिल सवार एक सीधे रेखीय रास्ते पर चल रहा है, तो उसकी गति कौन सी गति कहलाएगी, तो वो रेखीय गति कहलाएगी, ठीक है। अब ग्रहों की गति, सूर्य के सापेक्ष ग्रहों की गति कौन सी गति होती है, तो ग्रह जो है सूर्य से कोई भी फिक्स लाइन से अटैच नहीं है, वो सिर्फ उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो ग्रह की गति कौन सी गति होती है, ग्रह की गति वृत्तीय गति के अंदर आता है, ठीक है। ये सब वीवीआई क्वेश्चन के अंदर आता है। ग्रहों की गति कौन सी गति कहलाती है, दोलनी गति में पूछेगा उसका आवर्तकाल क्या होता है, लोलक का आवर्तकाल, ठीक है। रेखीय गति में क्या कहते हैं, साइकिल सवार की गति कौन सी गति कहलाती है। यहां तक इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद दूसरा और लिखाते हैं। अब ये है न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम तो आप लोग टेंथ में पढ़े ही होंगे, ठीक है। इसको हम फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रथम गति का नियम क्या कहता है न्यूटन का, तो कोई वस्तु विराम में या फिर गति में तब तक बना रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल का प्रयोग ना हो, ठीक है। कोई भी वस्तु विराम में, रेस्ट में या फिर मोशन में तब तक अपना पोजीशन बनाए रखना चाहता है जब तक कि हम उस पर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अंदर आता है, ठीक। जैसे कि कोई वस्तु यहाँ पर, इसको हम जड़त्व या जड़ता का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम या फिर जड़ता का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और यह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। मतलब किसी वस्तु पे हम बल जिस दिशा में लगा रहे होते हैं, ठीक है, किसी वस्तु पे हम बल जिस दिशा में लगा रहे होते हैं वो उसी दिशा में कार्य करता है। कौन सा, न्यूटन के द्वितीय नियम। और क्या होता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से ही हमको बल की परिभाषा मिलती है। ये भी क्वेश्चन बनेगा बीवीआई में। इस नियम से न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या हमको मिलता है, बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है। F इक्वल टू एम इंटू ए। F इक्वल टू एम इंटू ए जो परिभाषा है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, त्वरण। तो ये जो परिभाषा है ये न्यूटन के दूसरे नियम के अंदर से आता है, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आता है संवेग। संवेग क्या होता है, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसको हम संवेग कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो P इक्वल टू हो जाता है M मल्टीप्लाई V। ठीक है, अब इसके बाद धीरे तो द्वितीय नियम तक हम देखे थे। अब न्यूटन के तृतीय नियम क्या होता है? तो किसी भी क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया, बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जब हम किसी जैसे दीवार को, किसी भी दीवार के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, धक्का मारते हैं, तो उसमें उतना ही फोर्स के साथ हमको वापस रिटर्न धक्का मारता है। ठीक है, ये न्यूटन के तीसरे गति नियम के अंदर। जैसे रॉकेट की गति जो होती है, रॉकेट जो उड़ता है तो उसका ईंधन जो है जेट के रूप में नीचे से निकलता है और रॉकेट ऊपर की ओर जाती है। तो ये जो रॉकेट की गति होती है वो किसके अंदर आता है? न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर रॉकेट कार्य करता है। ठीक है, तो न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या हो जाता है? क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या कहता है, किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है वो लगाया गया बल विपरीत बल की दिशा में समान लगाया गया समान बल विपरीत बल की दिशा में लगता है। जैसे कि F बराबर माइनस एफ होता है, या फिर इसको शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के बराबर मतलब जिस एक्शन जितना फोर्स हम लगाएंगे किसी वस्तु के ऊपर उतना ही फोर्स वो वस्तु हमारे ऊपर लगाएगी, तो इसको हम कहते हैं न्यूटन का तीसरा गति नियम। ठीक है, दोनों बल अलग अलग वस्तु पर लग रही होती है, इसीलिए यहाँ कार्य शून्य नहीं होता है। यदि एक समान और विपरीत बल किसी एक वस्तु पर लगती है तो वहां पर कार्य शून्य हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक वस्तु ए है, इसको इधर खींच रहा है 5 न्यूटन के फोर्स से और इधर वापस खींच रहा है 5 न्यूटन के फोर्स से। ठीक है, तो ये विपरीत है, एक फोर्स इधर लग रहा है दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, समान फोर्स है। ठीक है, ये भी 5 न्यूटन है ये भी 5 न्यूटन है, दोनों फोर्स समान है और एक ही वस्तु है। वस्तु यहाँ पे क्या हो गया, एक ही हो गया। तो जब वह फोर्स विपरीत हो और वस्तु एक ही हो तो वहां पे फोर्स काम नहीं करता है, कार्य शून्य हो जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या वस्तु कोई भी कहीं भी मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन क्या होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम के अंदर क्या होता है, वस्तु अलग अलग हो जाती है। जैसे कि रबर के बॉल को हम दीवार पे फेंकते हैं, तो रबर के बॉल को जैसे हम दीवार पे फेंकेंगे तो क्या होगा, दीवार एक अलग वस्तु हो गया और रबर का बॉल एक अलग वस्तु हो गया। तो जब जिस फोर्स से हम दीवार के ऊपर बॉल के द्वारा हम फोर्स लगाएंगे तो बॉल पे भी फोर्स दीवार से लगेगा, तो बॉल फिर रिटर्न हमारे पास आएगा। ठीक है, रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का जो उड़ना है ये भी न्यूटन के तीसरे गति नियम के अंदर आता है। ठीक है, तो न्यूटन के गति नियम भी हम देख लिए। अब देखते हैं ग्राफ के बारे में, ग्राफ कौन कौन सा होता है और कौन सा ग्राफ क्या बतलाता है हमको। ये दूरी और समय का ग्राफ है। ठीक है, इसकी टोटल 4 स्थिति दिखाई गई है। ये वाई एक्स जो है उसको हम दूरी लिए हैं और एक्स एक्स को समय लिया जाता है। ठीक है, इसमें देखते हैं दूरी और समय की 4 स्थिति क्या क्या है। यहाँ पे पहला स्थिति जो है ये समय के साथ दूरी की स्थिति फिक्स हो गई है, ये बढ़ नहीं रही है, ये विराम की अवस्था में मानी जाएगी। और इसमें जो है समय के साथ साथ दूरी की स्थिति बढ़ती जा रही है, ये चाल घट रहा है। पहले तो बढ़ा यहां तक, फिर धीरे धीरे ये घटने लगा, तो यहाँ पे मानेंगे इसकी चाल घट रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, चाल पहले 0 था फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ और ऊपर बढ़ते जा रहा है, इसमें चाल बढ़ रहा है। ठीक है, और इस वाले फिगर में क्या होता है कि यहाँ पे एक समान समय में समान दूरी के साथ ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इसको कहेंगे एक समान चाल से वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो दूरी और समय का जो ग्राफ होता है वो चाल को बतलाता है। दूरी और समय के ग्राफ से क्या पता चलता है, तो दूरी और समय के ग्राफ से चाल का पता चलता है। ठीक है, इसी तरह दूरी और समय के का ये 4 स्थिति है, ये चारों दूरी समय के साथ हम देखेंगे अब विस्थापन और समय का ग्राफ, विस्थापन और समय का ग्राफ। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कहेंगे, दूरी की जगह हम विस्थापन कर देंगे, बाकी समय और या चाल को बदल के। अब इसके बाद इसको विस्थापन और समय का ग्राफ देखते हैं। ये जो हो गया हमारा विस्थापन और समय का ग्राफ हो गया। ये हमारा विस्थापन और समय का ग्राफ है। ठीक, तो विस्थापन और समय के ग्राफ में हमको क्या पता चलता है, तो विस्थापन और समय के ग्राफ में ये हमको दूरी का पता चलता है। वेग का, विस्थापन और समय के ग्राफ से हमको वेग का पता चलता है। ठीक है, तो विस्थापन और समय के ग्राफ में यहाँ पे जब समय बढ़ रहा है और विस्थापन नहीं हो रहा है तो वस्तु क्या में है, विराम अवस्था में है। यहाँ पर वेग कोई भी 0 हो जाएगा। तो इस टाइप का यदि ग्राफ मिलेगा, पूछेगा यहाँ पर वेग क्या है, तो वेग इक्वल टू 0 हो जाएगा। विस्थापन और समय के ग्राफ में हमको वेग मिलता है, लेकिन यहाँ पे वस्तु विराम अवस्था में, विराम अवस्था में वेग होगा 0। और यहाँ पे विस्थापन और समय ये है कि यहाँ पर वेग क्या हो रहा है, पहले तो बढ़ा फिर धीरे धीरे क्या हो गया, घटना स्टार्ट हो गया। तो इसमें दिखाएंगे, लिखेंगे कि वेग घट रहा है।
ठीक है। और इसमें विस्थापन और समय के साथ वेग एक समान स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें एक समान वेग हो रहा है, ठीक है। ये कौन सा, ये ग्राफ क्या दिखलाता है, ये ग्राफ एक समान वेग को दर्शाता है। और यहाँ पे वेग बढ़ रहा है, इस टाइप का ग्राफ होगा तो ये क्या दर्शाता है, ये ग्राफ दर्शाता है कि वेग बढ़ रहा है। तो विस्थापन और समय के ग्राफ से क्या पता चलता है, विस्थापन और समय के ग्राफ से वेग का पता चलता है। तो वेग यहाँ पे s इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इक्वल टू फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे s जो है विस्थापन को बतलाता है, ठीक है। u जो है प्रारंभिक वेग को बतलाता है, v जो है अंतिम वेग को बतलाता है, और t जो है वो समय को बतलाता है, ठीक है। ये विस्थापन और समय का ग्राफ हो गया, इसकी ये चार स्थिति हो गई, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे फिर विस्थापन और समय के बाद। विस्थापन और समय के बाद देखेंगे वेग और समय का ग्राफ। इसमें सब विस्थापन को हटा के वहां वेग लिखेंगे। ये वेग और समय का ग्राफ, और वेग और समय के ग्राफ से हमको क्या मिलता है, वेग और समय के ग्राफ से हमको त्वरण का पता चलता है, ठीक है। यहाँ पर वेग और समय का ग्राफ बनाया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेग समय के साथ साथ वेग स्थिर है, वेग में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेग में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, विराम अवस्था में रहेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा नंबर, वेग के साथ साथ, वेग और समय के साथ साथ इसमें क्या होता है, समान समय में समान वेग के साथ ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें तो परिवर्तन तो हो रहा है, एक समान समय में समान त्वरण के साथ परिवर्तन हो रहा है, जिसको एक समान त्वरण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, एक समान त्वरण कहेंगे, मतलब समान समय में समान अंतराल के साथ वो चेंज कर रहा है। और यहाँ पे देखिए पहले त्वरण तो बढ़ा, फिर ये धीरे धीरे घटने लगा है, ठीक, यहाँ से आगे बढ़ा और धीरे धीरे ये नीचे की ओर जाने लगा, घटने लगा, इसको कहेंगे त्वरण घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेग और समय के ग्राफ में यहाँ क्या पता चलता है, यहाँ पे त्वरण घट रहा है, ठीक। और यहाँ पे ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो मतलब त्वरण बढ़ रहा है, ठीक है। वेग और समय के ग्राफ से, नोट में क्या है, वेग और समय के ग्राफ से त्वरण का पता चलता है। वेग और समय के ग्राफ से किसका पता चलता है, त्वरण का। तो यहाँ पे वेग v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at स्क्वायर, u प्लस at, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस u बाय t। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस u बाय t हो जाएगा। तो यहाँ पे a जो हो गया वो त्वरण हो गया, u जो हो गया वो प्रारंभिक वेग हो गया, v जो हो गया वो अंतिम वेग हो गया, t हो क्या हो गया, वो समय हो गया, t क्या हो गया, समय हो गया, ठीक है। तो ये वेग और समय का ग्राफ था। तो वेग और समय का ग्राफ क्या देता है हमको, त्वरण बतलाता है, ठीक है। वेग और समय का ग्राफ त्वरण बतलाता है। विस्थापन और समय के ग्राफ से क्या पता चलता है, विस्थापन और समय का ग्राफ से हमको क्या पता चलता है, वेग का पता चलता है। विस्थापन और समय के ग्राफ से हमको वेग का पता चलता है। दूरी और समय के ग्राफ से हमको चाल का पता चलता है, दूरी और समय के ग्राफ से हमको चाल का पता चलता है, ठीक है। तो ये ग्राफ वाला जो भी मैटर था वो हमारा खत्म हो गया, ठीक।